Namaste everyone, I welcome you all to an exclusive conversation with one of India's leading equity strategists and investment advisors, Mr. Saurabh Mukherjee. Mr. Saurabh carries BSc and MSc with first class honors from London School of Economics, and he's the founder and CEO of Marcellus Investments. He's also a SEBI registered investment advisor और आपने इन्हें बहुत सारे पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स पर जैसे कि ET Now, CNBC TV 18 और ब्लूमबर्ग पर एज एन एक्सपर्ट सुना होगा। सौरभ जी एक बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ और सक्सेसफुल बिजनेसमैन है जिन्होंने इंडिया और यूके की लीडिंग कंपनीज के एसेट्स को मैनेज करा और उन्हें प्रॉफिटेबल बनाया। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं या फिर फाइनेंस के डोमेन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि इसमें हमने स्टूडेंट्स के कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल और इंसाइटफुल मैनर में कवर करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवर टू नीरज सर एंड सौरभ सर। ओके, सबसे पहला और बिल्कुल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आज की डेट में कोई 18 साल या फिर उससे भी कम का व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप सबसे पहले उसे क्या बोलेंगे? कि आप अकाउंटिंग सीखिए। ओके। अकाउंटिंग इन्वेस्टिंग की भाषा है और मेरे ख्याल से अगर मेरे को फिर से पैदा होने का मौका मिले, मैं 14-15 साल की उम्र से अकाउंटिंग सीखना चाहूँगा। स्पेशली हमारे देश में जहाँ पे अकाउंटिंग फ्रॉड इतना वाइड स्प्रेड है, बारीकी से समझना अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, इतनी बारीकी से समझना कि नींद में आप किसी कंपनी का फोरेंसिक कर सको, वो मेरे ख्याल से सबसे अहम स्किल है। वैल्यूएशन सीखना कुछ हार्ड नहीं है। अगर आपको अकाउंटिंग आती हो तो वैल्यूएशन आराम से सीख सकते हो। एंड पोर्टर 5 फोर्सेस इंडस्ट्री स्ट्रक्चर को भी समझना उतना हार्ड नहीं है। सबसे अहम चीज़ मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टर को सीखना चाहिए अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डबल एंट्री, बुक कीपिंग जो कॉन्सेप्ट्स है, ट्रायंगुलेशन ऑफ कैश फ्लो एंड पीएनएल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं जिंदगी में 24-25 साल की उम्र में सीखा। अगर मैं 14-15 साल की उम्र में सीखता तो मेरे ख्याल से आज और बेहतर इन्वेस्टिंग कर पाता। राइट, सो अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, और इसलिए अकाउंटिंग सीखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारे पास बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं सर डायरेक्टली ये बता दो बस कहाँ पैसा लगाएं, डायरेक्टली ये बता दो कहाँ पैसा लगाएं। तो इस तरह में आप क्या गाइड करना चाहेंगे इस 18 से 24 साल के क्राउड को कि ये पूछना सही है डायरेक्टली कहाँ पैसा लगाएं, या ये जानना सही है कि कैसे पैसा लगाएं? देखिए, ऐसे बोलते हैं, अगर कोई अगर कोई सचिन तेंदुलकर को जाके बोले सर बता दो आपकी तरह मैं छक्के चौके कैसे मारूं, तो जाहिर है सचिन तेंदुलकर दिखा नहीं सकता। प्रैक्टिकल अगर लेवल पे बात करें, प्रोफेशनल क्रिकेटर लोग 130, 135, 140, 145 किलोमीटर की बॉल आराम से खेलते हैं। आप और मैं 104, 105 किलोमीटर की ज्यादा स्पीड की बॉल देख भी नहीं पाएंगे। सो जैसे क्रिकेट में है कि आप और मैं टीवी में देख के लगता है कि बिल्कुल इनकी तरह हम खेल सकते हैं, बट वास्तव में पॉसिबल नहीं है। 10 साल 15 साल की कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस लेवल पे क्रिकेट खेलने के लिए। बिल्कुल वही चीज इन्वेस्टिंग में लागू होता है। मैं आपको एक आध स्टॉक टिप दे तो दूंगा, लेकिन उससे आप शायद 1000, 2000, 5000, 10,000 कमा लोगे, उससे आपसे जिंदगी ज्यादा बदलेगी नहीं। जो आपके लिए मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको जो मेरे पास जो मेरी जिंदगी की सीख है वो आपको दे सकता हूँ, मेरे किताबों में लिख सकता हूँ। वो किताब खरीदने में आपको 100-200 रुपए देना पड़ेगा, या अगर आप ऑडिबल में लो फ्री में है। बट वो किताब पढ़ के और मेरे जैसे दूसरे इन्वेस्टर्स की किताबें पढ़ के जो आप सीख सकते हो वो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपकी फैमिली की जिंदगी को बदल सकती है। आप अगले अपने 5 जनरेशन के लिए इनफ पैसा कमा सकते हो। एंड वो हमारे प्रोफेशन का पावर है, वो इन्वेस्टिंग की पावर है कि इंसान अगर आप अपने आप को सिखाना चाहता है कैसे इन्वेस्टिंग की जाती है, पहले अकाउंटिंग, फिर वैल्यूएशन, फिर स्ट्रेटेजी एनालिसिस, तो वो सीख पा सकता है इंसान और उससे भरपूर फायदा मिल सकता है उसको अपने करियर के 10-20 साल में। बट कोई शॉर्टकट नहीं है। और स्टॉक टिप मेरे आपको देके या आप अपने शिक्षक अपने छात्रों को स्टॉक टिप देके कुछ खास उनके लिए जिंदगी में बदल नहीं पाओगे। राइट, मतलब स्टॉक टिप्स के लिए जो है एटलीस्ट यंगस्टर्स को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, वो मनोरंजन है, ये शिक्षा है। राइट, वो मनोरंजन है और ये शिक्षा है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे सारे क्वेश्चंस ना इसी के आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स का जो एज ग्रुप है वो 18 to 24 है, तो मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा। जब एक व्यक्ति पहली बार जो है वो स्टॉक मार्केट्स में आता है, वो इन्वेस्टिंग के बारे में सोचता है,
तो उसके सामने ना बहुत सारे ना ऑप्शंस होते हैं कि मैं डायरेक्टली किसी स्टॉक को पिक कर लूं या मैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाऊं। तो आप इस तरह के इन्वेस्टर्स जो बिल्कुल नए नए अभी आ रहे हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, बस ये पता है कि उन्होंने स्टोरीज सुनी है कि इस शेयर ने इतना कमा के दे दिया, इस बिजनेस ने इतना कमा के दे दिया, सो हाउ डू दे स्टार्ट? क्या म्यूचुअल फंड के साथ जाएं या फिर डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करने लग जाएं? क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें शायद काम करेंगी। मेरे लिए जो बहुत यूजफुल था कि मैंने अपने आप को, मैं मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से, हमारे फैमिली में कोई स्टॉक मार्केट के आसपास भी नहीं गया जिंदगी में। तो मेरे को जहां तक मैंने किताबें पढ़ के देखा, मैंने पीटर लिंच की किताबें पढ़ी, वॉरेन बफेट की किताबें पढ़ी, मेरे को रोमांचक लगी। तो फिर मैंने अपने आप को ही CFA कोर्स में एनरोल किया। 2001 या 2002 साल की बात कर रहा हूँ। काफी इजी था, मैंने ऑनलाइन एनरोल किया, CFA के किताब ऑर्डर किए। इनफैक्ट पहले 1 साल तो मेरे को पता भी नहीं था गाइड बुक होती है। मैंने सारे किताबें पढ़ डाली CFA की। अकाउंटिंग मेरे को सबसे हार्ड लगा लेकिन सबसे रोमांचक लगा, और तब से एक रुचि बन गई कि हर साल, उस जमाने में सिर्फ साल में एक बार CFA होता था, हर साल में समर में CFA दूंगा। और एक बार CFA हो गई तो 6 महीना मैनेजमेंट कंसल्टेंट था, बट 6 महीने शाम को छुट्टी मिलती थी तो मैं इन्वेस्टिंग की किताब पढ़ता था। तो पहले जो मेरे को 3 साल थे जहाँ पे मैं CFA दे रहा था एवरी समर, और बाकी साल इन्वेस्टिंग की किताबें पढ़ रहा था, मैं निवेश कुछ खास करता नहीं था। इनफैक्ट उस जमाने में जो निवेश करता था मैं सिर्फ ट्रैकर फंड में ही करता था, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का छात्र था ग्रेजुएशन के दिनों में। तो इकोनॉमिक्स की मेरे को समझ थी, तो मेरे को ब्रॉडली इकोनॉमिक साइकिल समझ आता था। तो लेकिन मेरे को स्टॉक में निवेश करना नहीं आता था। तो फिर मैं ट्रैकर फंड लेता था और CFA पास करता था। CFA पास करने के बाद मैंने इक्विटी एनालिस्ट की जॉब ली। तब भी मैंने स्टॉक लेवल इन्वेस्टिंग शुरू नहीं किया। इक्विटी एनालिस्ट में 2 साल बना यूके का, मैं टॉप के स्मॉल कैप एनालिस्ट में मैं रैंक किया गया बाय अराउंड 2007। तो 7 साल पढ़ाई फाइनेंस पढ़ने के बाद मैंने स्टॉक लेवल इन्वेस्टिंग शुरू किया। एंड मैंने स्टॉक लेवल इन्वेस्टिंग तब शुरू किया जब मैं ऑलरेडी उस देश के टॉप स्मॉल कैप एनालिस्ट में कहलाता था। तब तक मेरे को कॉन्फिडेंस बनी कि मैं खुद का जो थोड़ी सी मेहनत की पूंजी है अगर मैं लगाऊं तो कमा सकता हूं। तो मेरे लिए ये वाला जर्नी बहुत यूजफुल था। पार्ट ऑफ इट इज मेरे को कुछ खास पैसे में रुचि नहीं है, मेरे को उन कॉन्सेप्ट्स में बहुत समझने में बहुत मजा आता है। सो मेरे को कुछ खास जल्दी नहीं थी, मैं फटाफट स्टार्ट 4-5 स्टॉक खरीद के अमीर बन जाऊं। जहां तक मैं कमाता था ट्रैकर फंड्स में, मार्केट लेवल में इन्वेस्टिंग करके कमा लेता था। CFA पास करना, अकाउंटिंग सीखना, फिर इक्विटी एनालिसिस सीखना इंटरेस्टिंग था, और उससे बाद में पैसा बनना शुरू हुआ। राइट राइट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जो भी स्टार्ट कर रहे हैं लोग इन्वेस्टिंग में, कि एकदम से डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग के लिए ना जाएं, स्टार्ट विद सम फंड्स और कुछ अपने जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, एंड ग्रेजुअली आप उसको लर्न करके फिर जो है वो स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं। आप ऊपर से शुरू कीजिए, जैसे जैसे आपकी डीप डेप्थ की नॉलेज बनती है तो आप नीचे जाके बारीकी में स्टॉक लेवल कर सकते हो। बट ये मेरे लिए काम किया, नीरज जी शायद आपके छात्रों के लिए कुछ दूसरा कोई सिस्टम शायद लाभदायक रहेगा। राइट राइट। एक बहुत बड़ी फाइट रहती है, अगेन यंग ब्लड है, यंग ब्लड आता है, कहता है सर क्या आप इन्वेस्टिंग की बातें कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये वो, हमें ट्रेडिंग क्यों नहीं कराते? हम तो बस ये चाहते हैं कि आज सुबह पैसा लगाया, शाम को जो है कुछ कमा के जाएं, और बड़ा शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं। उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, मेरे को तो आता नहीं है, बट शायद दूसरे लोगों को आता होगा। जहां तक मेरे को समझ आया है कि किसी भी अगर 1 डे पीरियड में देखें, स्टॉक में पैसा बनाना कॉइन टॉस से जैसा होता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी है किसी एक दिन में आप कमाओगे। उसी सेम स्टॉक में जितना आप लंबा टाइम पीरियड खींचोगे, आप अपने प्रोबेबिलिटीज को इंप्रूव कर रहे हो। जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, एशियन पेंट देखिए, लास्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कंपाउंडिंग मोटा मोटी 25% के आसपास रहती है। लेकिन अगर आप किसी भी वन डे पीरियड में देखोगे, एशियन पेंट्स में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी 53-54% से ज्यादा नहीं है, 50% से ज्यादा नहीं है। सो सेम स्टॉक जहां पे अगर आप 3 ईयर का व्यू लो, ऑलमोस्ट निश्चित तौर पे आप पैसा कमाओगे। सेम स्टॉक 1 डे का व्यू लो तो शायद 50-55% में आप पैसा कमाओगे। तो मैं प्रोबेबिलिटीज खेलता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटीज खेल के अगर मैं देखा है कि अगर मैं 3 साल का व्यू लूं, बहुत मुश्किल है मेरा पैसा लूज करना एशियन पेंट्स पे। राइट।
आपने शुरुआत में बोला कि अकाउंटिंग में एक तो बच्चों को अकाउंटिंग सीखनी भी चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स को। हम तो वैसे भी सीए वाले जो है बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऑब्वियसली उनको अकाउंटिंग आनी भी चाहिए। आपकी अकाउंटिंग में बहुत जो है वो इंटरेस्ट जागा और आपको बहुत अच्छा लगता है अकाउंट्स को समझना, अकाउंट्स को पढ़ना। तो क्या बेसिक चीजें आप एक कंपनी के अकाउंट्स में देखते हैं? कोई भी 3 4 5 चीजें अगर आप बताना चाहें कि ये 5 चीजें जो देखनी ही देखनी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे अभी इसके पहले जो मेरा कॉल था, मैं एक बैंकर से बात कर रहा था। वो बैंकर था हमारे देश के मशहूर बैंक्स में, आज वो सीएफओ बन गया एक लार्ज कंपनी में। तो उनसे बात कर रहा था कि जो हमारे देश में जो बड़े बैंक फ्रॉड्स होते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति बैंक को लूटते हैं, कैसे लूटते हैं। तो वो अपने कुछ सीख दे रहा था मेरे को, मैं उनको कुछ अपने इनसाइट दे रहा था। तो ये जो पूरा जर्नी है, राइट, हमारे देश में लूटपाट चारों तरफ है। तो अगर आपको रुचि है अकाउंटिंग में, तो फिर आप उस लूटपाट को बारीकी से समझते हो, फिर आप वो आपके जहन में घुस जाता है, आपके लिए इंस्टिंक्टिव हो जाता है। सो बेसिक चीजें क्या है? बेसिक चीजें, पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट और पीएनएल मिलता जुलता है या नहीं। सो सीएफओ टू, जो हम हमारे पेशे में बोलते हैं, कैश कन्वर्जन रेशियो, 100 रुपए ईबिटडा पे कितना सीएफओ बन रहा है। जो फर्क है ऑपरेटिंग कैश फ्लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, वो फर्क वर्किंग कैपिटल साइकिल है। हर इंडस्ट्री का एक मोटा मोटी प्रिडिक्टेबल वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है। अगर उस वर्किंग कैपिटल साइकिल से डिविएट कर रहा है कंपनी, और सीएफओ ईबिटडा के बीच में जो गैप है, वो जो अंतर है ज्यादा बन रहा है, जाहिर है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और आपको अपना दिमाग, अपना फोरेंसिक अकाउंटिंग करके समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इज इट बिकॉज रिसीवेबल्स फज्ड हैं? इज इट बिकॉज लाइबिलिटीज में, सॉरी, पेबल्स में कुछ पंगा हो रहा है, या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है ईबिटडा लेवल पे, राइट। सो सीएफओ टू ईबिटडा, पीएनएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट का अंतर मेरे ख्याल से बहुत अहम चीज है समझना। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, गोल्ड प्लेटिंग जिसको कहते हैं, जहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉस्ट दिखाई जाती है 100, एक्चुअली प्रोजेक्ट की कॉस्ट 60 है, 40 रुपए प्रमोटर जी ने निकाल लिया। सो वो एसेट टर्न्स के जरिए से समझ लेते हैं। मोटा मोटी सिमिलर बिजनेस, जैसे सीमेंट जैसा बिजनेस देखिए, एक सीमेंट प्लांट और दूसरे सीमेंट प्लांट में उतना फर्क तो होना नहीं चाहिए। तो जाहिर है सीमेंट कंपनीज की एसेट टर्न्स काफी कंपेरेबल होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे देश में काफी बड़े बड़े सीमेंट कंपनीज है जिनका एसेट टर्न्स कंप्लीटली अनबिलीवेबली लो है, राइट। वो थोड़ा दिमाग लगा के समझना पड़ता है कि किस लिए लो है। सो अब देखिए अकाउंटिंग आपको क्या कर रहा है, अकाउंटिंग, फोरेंसिक अकाउंटिंग रेशियो आपको सतर्क कर रही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो आपको फर्क समझना पड़ेगा। और ये मैंने देखा है, ये फर्क है बिटवीन अ गुड अकाउंटेंट एंड अ ग्रेट अकाउंटेंट। गुड अकाउंटेंट को सारे रट्टे से फॉर्मूले आते हैं, ग्रेट अकाउंटेंट को फॉर्मूले के पीछे जो इंसाइट है वो ढूंढने की एक भूख होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है। तीसरी रेशियो, अगर मैं ग्रोथ इन ऑडिटर्स फीस डिवाइडेड बाय ग्रोथ इन द बिजनेस, यहाँ पे भी ऑडिटर की फीस धनाधन भाग रही है, लेकिन बिजनेस में खास तेजी नहीं है। तो वहां पे हमारे एंटेने खड़े हो जाते हैं, रेड फ्लैग्स, हमारे काफी बड़ा रेड फ्लैग है। सो अकाउंट, हमारे देश का सीए क्वालिफिकेशन बहुत पावरफुल क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो मेरे को एक अजीब सी चीज लगती है, काफी सारे मैं सीए के छात्र देखता हूँ जो वो रट्टे से करके आते हैं, वो सोचते नहीं है रेशियो के पीछे कितना जाके चोरी को पकड़ सकते हैं। और हमारी खोज रहती है वैसे लोगों के लिए, नॉट जस्ट फॉर गिविंग जॉब इन मार्सलस, बट उनसे सीखने के लिए भी। जैसे अभी जिन सीएफओ से बात करके पूरा 1 घंटा मैंने बात किया, काश 3 घंटे बात कर पाता, बहुत कुछ सीख रहा था कि बड़े बड़े कंपनीज में हमारे जो अगले लास्ट 10 साल में जो फ्रॉड्स हुए हैं, कैसे हुए हैं, हाउ कैन अ सीएफओ, हाउ कैन अ स्मार्ट ऑडिटर डिटेक्ट द फ्रॉड बिफोर पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाए। राइट। तो आप कह रहे हैं कि ऑडिटर की फीस अगर बढ़ रही है और बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, सो इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट ऑडिटर को किसी और बात के पैसे दिए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, राइट। अच्छा, एक बहुत ही फेमस इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो है काफी बिगनर्स इन्वेस्ट करना आज के डेट में शुरू कर रहे हैं, काफी पॉपुलर भी हो रहा है, दैट इज नोन एज इंडेक्स फंड्स। तो क्या एक बिगनर के लिए, एक अगेन हमारे एज ग्रुप के लिए, जिस एज ग्रुप के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंडेक्स फंड एक कैसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? तो देखिए, मैंने जैसे बोला, मेरी शुरुआत भी जब मैं 22-23 साल की उम्र में जब मैंने अपना पहला सेविंग्स शुरू किया था इन्वेस्ट करना, मैं भी इंडेक्स फंड के जरिए से करता था, क्योंकि मेरे को उस जमाने में स्टॉक लेवल एनालिसिस करनी आती नहीं थी। मेरी किताब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में मैंने उस किताब में सलाह दी है, मेरी लास्ट ईयर वाली किताब विक्ट्री प्रोजेक्ट में भी सलाह दी है कि जो युवा लोग हैं जो अभी
छोटी पूंजी रखते हैं, शायद उनको इन्वेस्टिंग आती नहीं हो, तो इंडेक्स फंड्स बिल्कुल उचित तरीका है इन्वेस्ट करने का। बट आपको ये समझ के चलना होगा कि जब आप इंडेक्स फंड में कर रहे हो इन अ करप्ट स्टॉक मार्केट लाइक आर्स, जहाँ पे चोर कंपनी की भरमार है, हमारे देश में भरमार है चोर कंपनीज की, जाहिर है आपका मेजॉरिटी पैसा जो आप इंडेक्स पे लगा रहे हो, आपका मेजॉरिटी पैसा सब स्टैंडर्ड कंपनी में लग रहा है। तो ये चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अब हमारे देश जैसे डेवलपिंग मार्केट में आप लगा रहे हो, इमर्जिंग मार्केट में लगा रहे हो, आप बेशक इंडेक्स फंड में लगाइए, खर्चा कम है, 5 बिप्स का खर्चा है, लेकिन ये जान लीजिए कि मेजॉरिटी जो आपकी पूंजी है वो फ्रॉड कंपनी में जाके लग रही है, बिकॉज इंडेक्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी ही वैसी है, राइट। एंड दैट शुड, वो एक आपके लिए एक अच्छी मोटिवेशन बन जाती है कि मैं जल्द से जल्द अपने आप को सिखाऊं कैसे निवेश की जाती है, कैसे अकाउंट्स पढ़े जाते हैं, सो दैट मेरे को ज्यादा दिन ये करना ना पड़े और मैं एक दिन काबिल बन जाऊं कि मैं 10 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ के उस कंपनी का, उसमें मैं बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करूं। राइट राइट। एक इसमें मुझे काउंटर क्वेश्चन आपसे करना है कि जैसे आपने बताया कि इंडेक्स में जब हम पैसा लगा रहे होते हैं तो एक मेजर चंक आपने बोला कि वो एक तरह की फ्रॉड कंपनीज में, जहाँ पे फ्रॉड अकाउंटिंग बेसिकली की जा रही है, जिसे हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं कि विंडो ड्रेसिंग की जा रही है, इस तरह की कंपनीज के अंदर जो है पैसा जा रहा है। बट अगर हम एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और हम इंडेक्स के रिटर्न्स को अगर देखते हैं, अगर मैं बात करता हूँ सिंस 2000 से लेके अब तक अगर मैं इंडेक्स के रिटर्न्स की बात करता हूँ, तो अगर टीआरआई में बात करें तो मैं अप्रोक्सीमेटली 13% के आसपास का जो है वो रिटर्न मिल रहा है, कंपाउंडिंग हो रही है 13% से, राइट। अब वहां पे 13% का रिटर्न, आपको भी पता है, मुझे पता है कि अगर 13% की कंपाउंडिंग अगर हम 20 साल 30 साल तक करें तो वो एक बहुत अच्छा कैपिटल जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, ये मैं समझना चाहूंगा। तो नीरज जी, ये 13% का रिटर्न को आप अगर आप ब्रेकअप कर दें, बहुत क्लीन डिमार्केशन है 2008 तक का जो ईरा था और 2008 के बाद जो हमारे देश में गुजरा है। पहले फोकस करते ईपीएस ग्रोथ पे, अर्निंग्स ग्रोथ पे, मुनाफा कितना ग्रो हुआ। लास्ट 3, 5 और 10 साल में निफ्टी 50 का अर्निंग्स ग्रोथ मोटा मोटी 0% है, राइट ना। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 0% तो नहीं है ना, लास्ट 3, 5 और 10 साल में मोटा मोटी 10-11% है। तो कहाँ पे गया, ऐसा कैसे हो गया कि देश में जीडीपी ग्रोथ आई 10-11% की, बट बेंचमार्क की अर्निंग्स ग्रोथ 0, राइट। नाउ लास्ट 10 साल में इंडेक्स लेवल पे रिटर्न मिला है करीबन 8%। ईपीएस ग्रोथ 0 है, मुनाफा में ग्रोथ 0 है, शेयर प्राइस रिटर्न मिली है 8%। मतलब पूरा का पूरा जो रिटर्न मिला है इंडेक्स से, वो पी डबलिंग से मिला है, राइट। पी डबल हो गई है। किसी कोई भी मैथमेटिकल सीरीज अगर 7% ज्यादा देती है, मतलब 10 साल में डबल हो गई है, ठीक है। तो लास्ट 10 साल में डबल हो गई, बढ़िया, शानदार। अगले 10 साल फिर डबल हो जाएगी क्या पी? और अगर अगले 10 साल पी डबल नहीं हुई, मानिए 7%, 8% की ईपीएस ग्रोथ आ गई, जो लास्ट 3 साल में भी नहीं हुआ है, लास्ट 5 साल में भी नहीं हुआ है, लास्ट 10 साल में भी नहीं हुआ है। आप 4, 5, 6, 7, 8% रिटर्न से संतुष्ट रहेंगे क्या? इन्फ्लेशन आपकी रिटर्न खा जाएगी। तो ये वाला डायनामिक सोच लेना चाहिए। और जब कभी भी कोई आपको लॉन्ग टर्म नंबर देता है, तो आपको उसको तोड़ के देखना चाहिए ये लॉन्ग टर्म नंबर कहां से ड्रिवन हो रहा है, क्योंकि लास्ट 3, 5, 10 साल में तो इस प्रकार की रिटर्न 13% की रिटर्न इंडेक्स लेवल पे दिखी ही है। राइट। एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा जो है चर्चा में है। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज की, और यूथ बहुत तेजी से जो है क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है, मैंने भी ब्लॉकचेन के बारे में कुछ सीखना शुरू किया है, तो क्रिप्टो करेंसीज को लेके आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, मैं कुछ मेरे खास थॉट्स है नहीं, क्योंकि मेरे को ज्यादा इश्यूज समझ नहीं आती। जहां तक मेरे को समझ आ रहा है, भारत सरकार ने काफी सीरियस इश्यूज खड़े किए हैं इसके लिए, और अभी तक मैं कन्विंस्ड नहीं हूं कि लीगल तरीके से इंडिया में बैठ के हम कर सकते हैं क्रिप्टो में निवेश। अगर आप हिंदुस्तान के बाहर ये हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आप शायद कर सकते हैं लीगली, दुबई वगैरह में, बट इंडिया में मेरे को तो जहां तक पता है, लीगली हम नहीं कर सकते निवेश। मैंने आपकी 4 बुक्स के बारे में सुना है, और जिसमें से लास्ट बुक थी विक्ट्री प्रोजेक्ट, उससे पहले हमारे पास था अनयूजुअल बिलियनियर्स करके एक बुक थी आपके पास, एक कॉफी कैन इन्वेस्टिंग थी, और एक आई थिंक गुरु केओस करके जो है एक बुक थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरु ऑफ केओस और गुरु केओस, जो बहुत पहले आई थिंक इनिशियल बुक थी। मैं चाहता हूँ हर बुक में से कोई
बेस्ट चीज अगर आप चूज कर पाए, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो कोई इंस्टेंस हो, चाहे कोई पैराग्राफ हो, जो आप कोट करना चाहें और जो बताना चाहे कि आजकल के मिलेनियल्स को जो है वो सीखना चाहिए उससे। देखिए, गुरुज ऑफ कियास 2014 की किताब है। वो किताब मैंने इसलिए लिखी क्योंकि मैं खुद सीख रहा था अपने गुरुओं से, मेरे गुरु से जो मेरे को शिक्षा प्राप्त हुई उस किताब के अंदर है। तो उस किताब में मंजुनाथ जी जो इंडिया के पहले म्यूचुअल फंड मैनेजर है, 1987 में वो इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड चलाना शुरू किए। मंजुनाथ जी मेरे अभी भी गुरु हैं, अभी भी खुद निवेश करते हैं। उन्होंने मेरे को सिखाया कि सौरभ, इंडिया में कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, उन्होंने मेरे को नाम दिए उन कॉर्पोरेट ग्रुप्स के, जैसे कुछ भी हो जाए इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स के किसी भी स्टॉक को मत छूना। कुछ भी हो जाए इन कॉर्पोरेट ग्रुप्स के किसी भी स्टॉक को मत छूना, स्टॉक चले ना चले, प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, इन लोगों के स्टॉक को नहीं छूना। एंड वो कॉन्सेप्ट वो जहन में बैठ गया कि कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स है जिनके आसपास इर्द गिर्द जाना नहीं चाहिए। फिर 2016 में हमने किताब लिखी अनयूजुअल बिलियनर्स, जहां पे मेरी पहली बार मेरे को समझ आया कि बैरियर टू एंट्री, किस प्रकार से एक कंपनी ऐसा फ्रेंचाइज बना सकती है, ऐसा ढांचा बना सकती है कि कोई भी आके उसके धंधे के साथ कॉम्पीट ना कर सके। तो वो किताब जब लिख रहे थे, और उस किताब में 6 कंपनीज के ऊपर हमने 2-3 साल रिसर्च किया, उस पर जो समझ आया कि फोकस की पावर क्या है। तो हर्ष मारीवाला जी जो मैरिको के प्रमोटर रहे हैं, उन्होंने हमको एक कोट दिया, किताब में है, मैरिको के चैप्टर में है, कि कोई भी नॉर्मल पर्सन किसी भी चीज में वर्ल्ड क्लास बन सकता है अगर उसकी फोकस बिल्कुल बराबर साल पे साल चलती रहे। एक मजबूत कंपनी, एक मजबूत फ्रेंचाइज तभी बनती है जब फोकस के साथ एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे फोकस करके बढ़िया काम किया जाए 10, 20, 30 साल लेके, राइट। वो चीज जहन में बैठ गई, वो जिंदगी में भी मेरे लिए काफी लाभदायक रही है वो प्रिंसिपल। सो 2016 था अनयूजुअल बिलियनर्स। 2018 में हमने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पब्लिश किया, बेसिकली जिससे जो आपके छात्र हैं, जो से हमारे स्ट्राटा के लोग हैं, सोशल मिडिल क्लास स्ट्राटा के लोग हैं, वो अपना ये फ्लैट खरीदने का और ये सोना खरीदने का ऑब्सेशन को छोड़ के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में शांतिपूर्वक निवेश करें। नहीं तो ये फ्लैट खरीदना और सोना खरीदना बहुत घातक साबित हुआ है, और होगा। अगले 10 साल में हमको पूरा डिजास्टर दिखेगा। जैसे ये लोग जो फ्लैट और सोना खरीद कर रिटायर करेंगे, उनकी पूरी रिटायरमेंट की पूंजी पिघल जाएगी उनकी आंखों सामने। तो उस किताब में लिखते लिखते जो सीख, जो चीज मेरे जहन में बैठ गई ऑनेस्टली, जिसकी वजह से मैंने मार्शल आर्ट शुरू किया, कि हमारे देश में 40 के ऊपर जितने भी मिडिल क्लास लोग रहते हैं, 40 से 60-65 के एज ग्रुप में, इनके पास रिटायर करने के लिए मोटा मोटी मिडिल क्लास रिटायरमेंट, मतलब साल में 25-30 लाख वाली लाइफस्टाइल, वैसे अगर रिटायर करना है तो कम से कम 10 करोड़ रुपए, आज के 10 करोड़ रुपीज इन टुडेज मनी चाहिए। एंड जैसे आपको मेरे को पता है, वेरी फ्यू मिडिल क्लास फैमिलीज, बहुत होंगी, शायद 1% से भी कम मिडिल क्लास फैमिली होंगी जिनके पास क्षमता है 10 करोड़ की पूंजी बना के रिटायर करे। एंड दैट्स व्हेन दिमाग में बैठा कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम हमारे स्टार्टअप के लोगों को हेल्प कर सके, अपनी पूंजी अच्छी तरह से समेट के एक अच्छी रिटायरमेंट करें। लोग मेहनत करते हैं इंडिया में, लेकिन जब सेविंग्स करके इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में पूरा खेल उनके हाथ से निकल जाता है। वो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी, फ्लैट, सोना, एफडी वगैरह में गलती से इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर जिंदगी के जो लास्ट 25-30 साल है उनके लिए बहुत दुखदायक रहते हैं। तो वो इनसाइट अनयूजुअल कॉफी कैन इन्वेस्टिंग से रही। विक्ट्री प्रोजेक्ट एक दूसरा मुद्दा है। विक्ट्री प्रोजेक्ट इज अबाउट हाउ आप और मेरे जैसे लोग या आपके छात्र, हम वर्ल्ड क्लास कैसे बने, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा, अपनी लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाए। उस किताब में जो सबसे बड़ी सीख मिली संजीव बिखचंदानी जी से, naukri.com, मतलब इन्फ्लुएंस के जो फाउंडर है, उनकी एक इंटरव्यू है उस किताब में। तो उनसे जो सीख मिली कि ये एडुकेशन प्राप्त करने की जो सिलसिला है, काफी लोगों के लिए एक एक्रेडिटेशन का सिलसिला बन जाता है कि मैं किसी बड़े कॉलेज में जाऊंगा, बड़े यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, उसके बाद मेरे को बड़ी जॉब मिलेगी, राइट। एंड जो कॉन्सेप्ट मिला कि सच में जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है लाइफ में, उसको वो एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक्सटर्नल एक्रेडिटेशन की जरूरत नहीं है, उसको नॉलेज की जरूरत है, उसको अपनी दिमाग चलाने की जरूरत है। एंड अगर उस प्रकार से दिमाग चलाए, देन उसको
जाके किसी हार्वर्ड, MIT, IIT, IIM का ठप्पा नहीं चाहिए. And Sandeep Bikhchandani ji himself did not want to go abroad and work in an MNC and get a ठप्पा because he was quite happy to be an entrepreneur. Naukri.com का पैसा, Naukri.com की जो फाउंडिंग की पूंजी है उसको इकट्ठा करने के लिए 92, 93, 94 4 साल उन्होंने 4 जॉब किए. कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग की, एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के एडिटर थे, अपना Naukri.com का धंधा शुरू किया था और एक चौथी जॉब की. फॉर 4 years द मैन हेल्ड डाउन 4 jobs जिससे Naukri.com की पूंजी बन सके और आज ये कंपनी निफ्टी में घुसने वाली है. संजीव बिखचंदानी जी डॉलर बिलियनर है. तो सबसे बड़ी लर्निंग, मतलब अगर ये तो हमने उनका एक ग्राफ देख लिया कि कैसे कैसे आगे बढ़े, तो यहाँ से सबसे बड़ी लर्निंग क्या निकल के आई कि हमें क्या चीज जो है उसमें देखनी चाहिए? कि नॉन स्टॉप रीडिंग करिए, नॉन स्टॉप दिमाग चलाइए, अपने आप को, अपने दिमाग को धकेलिए आगे. बहुत पावरफुल चीज है. जाहिर है अगर आपका छात्र है, सीए पढ़ रहा है, उसमें ऑलरेडी एक हंगर है, एक मोटिवेशन है. उस हंगर, उस मोटिवेशन को कल्टीवेट कीजिए. हमारे देश में अगले 10-20 साल में बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेंगे ऐसे इंसान के लिए जो फाइनेंशियली लिटरेट है और ड्रिवन है, मोटिवेटेड है. बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेंगे. मतलब ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा. इसी वजह से मैं इंडिया माइग्रेट किया था 13 साल पहले. अगले 10-20 साल में जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके लिए भरपूर अपॉर्चुनिटी है. आप फाइनेंशियल एडवाइजर बने, फंड मैनेजर बने, पोर्टफोलियो मैनेजर बने, इन्वेस्टमेंट बैंकर बने. अपॉर्चुनिटी का समुंदर है अगला 10-20 साल. राइट. एक बहुत कॉमन चीज हमारे पास और आती है, आजकल आईपीओज का सीजन चला हुआ है. आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से जो आईपीओज आ रहे हैं, और अभी तक तो खैर सक्सेसफुल भी हो रहे थे, आगे देखना पड़ेगा क्या होगा. सो आईपीओज को लेके बहुत क्रेज रहता है लोगों के अंदर, और खासकर अगेन मिलेनियल्स के अंदर बहुत क्रेज रहता है. मैं आईपीओ में पैसा डबल कर लूंगा, या अब ये वाली कंपनी बहुत अच्छी आ रही है, इसमें इतना ग्रे मार्केट में इतना प्रीमियम चल रहा है. तो आप आईपीओज को कैसे देखते हैं? ये कुछ खास खबर तो रहती नहीं मेरे को आईपीओ के बारे में. मेरी एक्सपोजर टू न्यूज बहुत कम है. अखबार में दिन में 10 मिनट पढ़ता हूँ, और मैं कुछ खास, मेरे को टीवी वगैरह, मेरे पास घर में टीवी, हमारे घर में टीवी नहीं है, तो कुछ खास खबर नहीं रहती हमारे को कि क्या आ रही है नहीं आ रही. तो दूसरी वजह जिससे हमारी क्यूरियोसिटी कम रहती है, टिपिकली हमारे फर्म में मार्सिलस में हम 10 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ के निवेश करते हैं. तो जाहिर है आईपीओ का 10 साल का एनुअल रिपोर्ट तो छोड़िए, 10 साल के फाइनेंशियल्स भी नहीं होते. काफी आईपीओज में अगर अच्छी कंपनी का आईपीओ तो 5 साल का ज्यादा से ज्यादा वो आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं. तो मेरे को समझ नहीं आता किस बुनियाद पे लोग आईपीओ में निवेश करते हैं. कुछ ऐसा लगता है कि पिक्चर आई है, नई पिक्चर आई है, सिनेमा हॉल में फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, तो देख लो, जिससे 5 दोस्तों को बोल सको कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो है. बट मैं ना तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ, ना तो मेरे को आईपीओ की खबर रहती है. जब ऑफिस जाता था तो एटलीस्ट वो रास्ते में होर्डिंग दिख जाती थी कि फलानी आईपीओ आ रही है. अब तो उसका भी मौका नहीं मिलता. दूसरे लोग, जब मैं शाम को वॉक करने जाता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, उसमें इन्वेस्ट किया, पूछते हैं, मैंने कभी कंपनी का नाम भी नहीं सुना हुआ था. राइट. अच्छा, बाई चांस टीवी मेरे घर पे भी नहीं है. पिछले 8 साल से हमने जो है वो टीवी यूज ही नहीं किया अपने घर पे. तो इट फील्स वेरी गुड कि शांति रहती है, कोई बेकार का जो है वो क्योस बिल्कुल भी नहीं होता है. अभी आपने एक बात बताई, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो है सीए या फिर किसी ना तरह फाइनेंस बैकग्राउंड से किसी ना किसी तरीके से, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज फाइनेंस फील्ड में सीए स्टूडेंट्स के लिए या सीएफए स्टूडेंट्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो आज की डेट में बन रही हैं? देखिए, फाइनेंस एक विशाल इंडस्ट्री है. जीडीपी का करीबन 25%, हमारे देश का इकोनॉमी का करीबन 25% फाइनेंशियल सर्विसेज है. तो ऑब्वियसली वास्ट इंडस्ट्री है. आपको चूज करना है आप उस इंडस्ट्री के किस मुद्दे में, किस फैसेट में इंटरेस्टेड हो. ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर आप एक 2x2 मैट्रिक्स बना सकते हैं, जो कुछ जॉब्स फाइनेंस में एनालिटिकल ओरिएंटेड होते हैं, कुछ जॉब्स सेल्स ओरिएंटेड होते हैं. So fund management या research more analytical oriented है, but similarly selling fund management products या selling equity research या selling mutual fund products, right, वो sales oriented. तो एक पहला तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है, आपको एनालिसिस और रिसर्च करने में रुचि है, या आपको कोई चीज समझ के दूसरे लोगों को बेचने में मजा आता है, राइट. वो एक डायमेंशन हो गया. और दूसरा अगर डायमेंशन देखिए B2B है फाइनेंस में, जैसा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग,
कॉर्पोरेट लेंडिंग और फिर B2C है, राइट? जैसा कि रिटेल लेंडिंग, जैसा कि ब्रांच बैंकिंग। तो इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन का डायमेंशन, रिसर्च और सेल्स का डायमेंशन हो गया एक साइड पे, और दूसरा B2B और B2C। तो ब्रॉडली ये 2x2 मैट्रिक्स के किस पहलू में आपको फिट होना है, आपको थोड़ा डिसाइड करना है। उस मुताबिक आप फिर अपना रीडिंग कीजिए, आप अपने एप्लीकेशंस डालिए, और जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए अर्ली 20s में, मेरे ख्याल से थ्रू मिड 20s, कि पैसे के पीछे मत भागिए, वर्क एक्सपीरियंस के पीछे भागिए। अच्छी वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। जो भी पहलू फाइनेंस का आपको रोमांचक लगे, उसमें अच्छी वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त करने की चेष्टा कीजिए। राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। हम जब मार्शलिस्ट की बात करते हैं तो उसमें टिकट साइज जो है वो, स्टार्टिंग टिकट साइज जो है वो काफी बड़ा है। सो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी तरह से चाहते हैं कि हम भी जो है मार्शलिस्ट का पार्ट बने, या मार्शलिस्ट से कुछ सीखें और उसके आगे साथ उनके ही पोर्टफोलियो के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो वो कैसे ये काम कर सकते हैं? देखिए, हमारे वेबसाइट पे हम सब कुछ डाल देते हैं। हमारी मोटा मोटी पूरी पोर्टफोलियो हमारे वेबसाइट पे हम डाल देते हैं। तो हमारे 3 पोर्टफोलियो, लिटिल चैम्प्स का पूरा पोर्टफोलियो, न्यूज़लेटर, वेबिनार, सब कुछ हमारे वेबसाइट पे है। कोई भी जाके वॉच कर सकता है, वेबिनार वॉच कर सकता है, न्यूज़लेटर्स पढ़ सकता है। किंग्स ऑफ कैपिटल का भी मोटा मोटी मेजॉरिटी पोर्टफोलियो डिस्क्लोज्ड है, वेबिनार्स है वेबसाइट पे, न्यूज़लेटर्स हैं, एंड कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स का भी मोटा मोटी ज्यादातर पोर्टफोलियो डिस्क्लोज्ड है, वेबिनार्स है। तो ये आई थिंक फ्रॉम व्हाट आई नो हमारे देश के भी सेकंड मोस्ट विजिटेड एसेट मैनेजमेंट वेबसाइट बन गया हमारा वेबसाइट। और सब कुछ फ्री है। अगर आप चाहते हो हमारे न्यूज़लेटर्स में हमारा न्यूज़लेटर और लिटरेचर आपको फ्री में मिले, आप जस्ट अपना ईमेल एड्रेस छोड़ दीजिए हमारे वेबसाइट में, ऑटोमेटिकली आप हमारे न्यूज़लेटर के लिस्ट में, ईमेल लिस्ट में आ जाओगे। और साथ ही किताबें तो ही न्यूज़ुअल बिलियनियर्स में स्टॉक्स के नाम है, कॉफी केयर इन्वेस्टिंग में स्टॉक्स के नाम है। तो जितना हो सके हमने सारा नॉलेज बांट दिया है जिससे सबको फायदा हो। राइट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपसे बहुत बार पहले भी सुना, इवन आप बुक्स लिखते भी हैं, और मैं ये एज्यूम भी कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा रीडिंग करते होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि एक राइटर जो होता है वो बहुत ज्यादा रीड जरूर करता है। कैसे मोटिवेट किया जाए आज की जनरेशन को रीड करने के लिए? ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि 10 मिनट हमारे अटेंशन स्पैन जो है वो सेकंड्स में रह गए है, एंड रीडिंग जो है वो कांस्टेंट फोकस मांगती है। देखिए, बात तो कुछ आपने ऐसे कर दी कि विराट कोहली जंक फूड क्यों नहीं खाता, वो पोटैटो चिप्स और आइसक्रीम और बर्गर क्यों नहीं ठूसता, बिकॉज विराट कोहली जानता है कि वो हाई परफॉर्मेंस एथलीट है, इंडिया का कैप्टन है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पेड क्रिकेटर है, और अभी एक छोटी सी बेबी का फादर भी है, राइट? सो जिसको चैंपियन बनना है उसको डाइट चैंपियन का रखना पड़ेगा। अगर आपको अपना दिमाग जंक से भरना है, सोशल मीडिया फीड से और रोज की ताजा खबर से, तो बेशक भरिए। जिस प्रकार जंक फूड आपके बॉडी को बर्बाद करती है, लो अटेंशन स्पैन, न्यूज फ्लो, सोशल मीडिया आपके दिमाग को बर्बाद करेगी, और फिर आप 10 साल बाद बोल नहीं पाओगे कि इंडिया में मेरे को मौका नहीं मिला, बिकॉज आपने अपने आप को मौका नहीं दिया। सो जस्ट आई एम श्योर बहुत सारे टैलेंटेड क्रिकेटर हैं जिनके पास उतनी प्रतिभा थी जो विराट कोहली में थी। विराट कोहली ने जो ट्रेनिंग की, जो फोकस लगाया जिम में, अपने डाइट पे, उसकी वजह से वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन बन गए। एंड जो फर्क क्या होता है, आप रणजी लेवल पे खेलो, शायद आप साल में 10-20 लाख 30 लाख कमा लोगे। आप इंडिया खेलो, साल में 4-5 करोड़ कमाओगे। आप इंडिया के टॉप क्रिकेटर हो, साल में 100 करोड़ कमाओगे, राइट? सो बहुत नॉन लिनियर होता है स्केल। जो सबसे ज्यादा ढकेलता है अपने आप को, उसको रणजी क्रिकेटर से 5 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 400 गुना एक्स्ट्रा मिलता है, राइट? ये हर एक प्रोफेशन में होता है, हमारे प्रोफेशन में भी सेम है। बस फर्क इतना है कि जो अच्छी डाइट रखता है, अच्छी जिमिंग करता है, वो विजुअली दिखता है, थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाती है कि बंदा देखने में भी फिट लगता है। हमारे पेशे में विजुअली दिखता नहीं है, तो लोगों को लगता है कि कोई फर्क नहीं है। जो नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को सोशल मीडिया में ठूस रहा है, वॉरेन बफेट भी ठूस रहा होगा। नहीं, वॉरेन बफेट नहीं ठूस रहा। वॉरेन बफेट दिन में 500 पेजेस पढ़ रहा है, राइट? एंड इसलिए वॉरेन बफेट अपनी जगह पे और सोशल मीडिया एडिक्ट्स अपनी जगह पे। तो आपके ऊपर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट। अगर आप अपने आप को ट्रेन करके हफ्ते में एक अच्छी किताब खत्म नहीं कर पाओगे, तो दिमाग में वो मसल बनेगा नहीं। राइट। अब मैं वो चेकलिस्ट जानना चाहूंगा जिसको फॉलो करके आप और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है मार्शलिस्ट, वो इन्वेस्टिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी स्टॉक के लिए, किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हैं।
तो अनयूजुअल बिलियनियर्स में चैप्टर 10 में हमने ले आउट किया है, बट मैं कोई भी संक्षिप्त में बोल देता हूँ। पहली चीज जो देखते हैं, प्रमोटर चोरी कर रहा है नहीं, अकाउंटिंग फ्रॉड का पूरा जो हमने सिलसिला डिस्कस किया, कैश कन्वर्जन रेशियो, एसेट टर्न्स, ग्रोथ इन ऑडिट फीस डिवाइडेड बाय ग्रोथ इन रेवेन्यूज। तो पहला है लेयर, हमारी टीम में 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इंडियन सीए के, हम वी आर लॉन्ग ऑन द इंडियन सीए, राइट। तो पहला लेयर है फ्रॉड का, इसी से 80% मार्केट साफ हो जाता है, राइट। 80% मार्केट साफ हो जाता है। बाय फ्रॉड आई आल्सो मीन यूजिंग से, जैसे प्रमोटर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके पैसा निकाल देता है कंपनी से, राइट। सो ऑडिटर बोल रहा है कंपनी में प्रॉफिट नहीं है। सो जैसे आप देखिए निफ्टी का मीडियन आरओसी, निफ्टी का मीडियन रिटर्न ऑन कैपिटल है 11% 10 साल से, राइट। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नीचे, मतलब फ्री कैश फ्लो है ही नहीं। मीडियम निफ्टी कंपनी हैजंट डिलीवर्ड फ्री कैश फ्लो 11-12 साल से, राइट। जाहिर है ये सेम लोग, ये सेम कंपनी जाके आपका कबड्डी लीग, फुटबॉल लीग, वॉलीबॉल लीग सब ओन करते हैं, तो वहां पे तो पैसे डाल रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, तो जाहिर है पैसा निकाला जा रहा है। ऑडिटर इज सेइंग मेरे को क्या पता, मैं तो ऑडिट साइन कर रहा हूँ, राइट। नाउ कुछ लोग बोलेंगे ऑडिटर की गलती नहीं, वो तो बेचारा हेल्पलेस है। मेरा कहना है ऑडिटर जानता है क्या हो रहा है, वो डेलिबरेटली दूसरी तरफ देख रहा है। एनीवे, तो पहला है फोरेंसिक। दूसरा लेयर है समझना कि जो प्रोडक्ट, जो क्लीन कंपनी है, करीबन मानिए BSE 500 में 80 क्लीन कंपनीज है, इनकी जो प्रोडक्ट है, इनकी जो बिक्री हो रही है, ये एसेंशियल है या नहीं, राइट। हमारे देश में एसेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस की जो डिमांड है वो बहुत मजबूत है, बहुत रिलायबल है, बहुत स्टेडी है। तो हमको एसेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में फोकस करना हमको पसंद आता है। वॉलेटिलिटी खूब बहुत कम रहती है टॉप लाइन और बॉटम लाइन में। तो 80 में से करीबन 50 कंपनी एसेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, ऐसे चीजें जिसके बेसिस पे आपकी मेरी जिंदगी डे टू डे चलता है, राइट। एंड जो तीसरी जो फाइनल लेयर है, सबसे टाइम कंज्यूमिंग, सबसे ज्यादा समय जहाँ पे जाया होता है, ये कंपनी मोनोपोली है या नहीं। ओके। हमारी जो सोच है कि सिर्फ मोनोपोली कंपनी में निवेश की जाए, ऐसे किसी भी कंपनी पे पैसा ना लगाया जाए जो कंपनी कंपटीशन के साथ जूझ रहा है, राइट। तो जैसे उदाहरण के तौर पे लीजिए, कोई भी इंडिया में स्कूली बच्चा जानता है कि एडिसिव मार्केट में एक कंपनी पूरी तरह से हावी है, वो है फेविकॉल, राइट। सिमिलरली एक दूध पीता है छोटा सा इन्फेंट जानता है कि इंडिया का बच्चों के दूध का जो मार्केट है, इन्फेंट मिल्क पाउडर का मार्केट, एक ही कंपनी हावी है, नेस्ले। तो ये हो गया सिंपल एग्जांपल, ऐसे कंपनी जिनको टक्कर देने वाला कोई मार्केट में है नहीं। तो हमारी पहला लेयर ऑफ वर्क अकाउंटिंग का काम, दूसरा लेयर ऑफ वर्क एसेंशियलिटी, रोजमर्रा की प्रोडक्ट या सर्विस, और तीसरा लेयर ऑफ वर्क मोनोपोली, राइट। ये हैं 3 मतलब बातें जो एक व्यक्ति को बिजनेस में जाने से पहले, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले सोचनी चाहिए। बिल्कुल जी, राइट। ग्रेट सौरभ, काफी मजा आया मुझे आपसे बात कर, काफी इंसाइट मिले। आखिरी में कुछ मिलेनियल्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं? वैसे आपने बहुत सारे जो हिडन मैसेजेस दे दिए, अब जिसने उठाने होंगे उठा लेंगे, बट फिर भी एक्सप्लिसिटली अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो सीए कर रहे हैं। इंडिया का जो आज जो सिचुएशन है वो यूनिकली पावरफुल है हमारे निवेशक की तरफ से, राइट। हमारा देश गरीब है और विशाल है, राइट। गरीब होना और विशाल होना दोनों एक साथ बहुत पावरफुल है। बिकॉज गरीब है, यहाँ पे मोनोपोली बनाना मतलब 30-40-50% ROC बनाना मुश्किल नहीं है, राइट। यूएस में आप चेष्टा करो, यूएस भी विशाल देश है, बट यूएस में 20% से ज्यादा आप ROC कमा नहीं पाओगे। इंडिया में 30-40-50% रिटर्न ऑन कैपिटल कमा पाओगे। उसका मतलब क्या, आपके पास सरप्लस रिसोर्सेज होंगी, सरप्लस कैश फ्लो होगी, जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। नाउ बांग्लादेश भी गरीब है, वियतनाम भी गरीब है, लेकिन वो छोटे मार्केट्स हैं। वहां पे आप री इन्वेस्ट करोगे तो कितना करोगे, राइट, क्योंकि मार्केट छोटी है। हमारे देश में मार्केट भी विशाल है, तो इंडिया में मोनोपोलिस्ट बनने का डबल फायदा है। आपको मोटी ROC मिलती है, आपको ज्यादा फ्री कैश फ्लो मिलती है, और फिर आप उसको वापस उड़ेल सकते हो, वापस री इन्वेस्ट कर सकते हो इस विशाल इकोनॉमी में। ये कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है, गरीब और विशाल। दुनिया में और किसी देश में आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं। इसका भरपूर फायदा उठाइए अगले 10-20 साल में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CFA वगैरह आप सीखिए, पास कीजिए, और अपना फाइनेंस के दुनिया में अपना एक जबरदस्त करियर बनाइए। राइट। और शायद यही कारण है कि गरीब और विशाल होना ही एक कारण है कि यूएस की भी हर बड़ी कंपनी इंडिया में आना चाहती है, अपनी प्रेजेंस बनाना चाहती है। सोने की चिड़िया है इंडिया आज की डेट में, बिल्कुल सोने की चिड़िया है।
विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच सौरभ, आपने अपना समय pleasure. निकाला और काफी Thank you. सारी जो है हमें बातचीत बताई। धन्यवाद, थैंक यू नीरज जी। राइट राइट।